रही है कि न्यूनेटल पीरियड में, अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल पीरियड में कंजक्टिवाइटिस यदि बच्चे को होता है, कॉमन रीजन होगा क्या? क्लेमाइडिया। क्या होगा? क्लेमाइडिया है जो इसके लिए कॉमनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा आपको रेशनल भी दिया गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकते हैं, बट इन द मोस्ट कॉमन कॉज होगा किसके लिए? क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटस। क्या होगा? क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटस। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं कि उनको क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है, बट वो असिम्प्टोमेटिक है। असिम्प्टोमेटिक का मतलब होगा उनमें कोई सिम्टम नहीं है, मतलब उनकी बॉडी कोई लक्षण शो नहीं कर रही है, बट उनमें है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें यदि कंजक्टिवाइटिस होता है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, तो यहाँ पर क्लेमाइडिया को ही रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाता है। इंडिया का तो अभी पता नहीं, लेकिन यूएस में होता क्या है, यदि बच्चे को क्या है, यदि बच्चे को एक कंजक्टिवाइटिस के चांसेस लगते हैं कि माँ को होगा तो बच्चे को हो सकता है, तो उस दौरान या तो एरिथ्रोमाइसिन या फिर सिल्वर नाइट्रेट एज अ प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे पहले ही दे दिया जाता है कि बच्चा पैदा हुआ। जैसे हमारे इंडिया में तो ये अभी तक नहीं दिया जाता है। इंडिया में एट बर्थ क्या दिया जाता है? एट बर्थ या विद इन 24 आवर के अंदर क्या देते हैं हम? हेपेटाइटिस बी का टीका दे देते हैं, क्लियर। विटामिन के इमीडिएट दे देते हैं, बीसीजी दे देते हैं, और ओपीवी का 0 डोज दे देते हैं। तो इंडिया में तो एट द बर्थ दिया जाता है। लेकिन यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम है तब हेपेटाइटिस बी भी नहीं देते हैं। विटामिन के बच्चे का वजन 2.5 kg से कम है तो अलग डोज रहेगा, हाफ डोज दे दिया जाता है। बीसीजी इंट्राडर्मल दिया जाता है। ओरल पोलियो ओरली 0 डोज दिया जाएगा। बीसीजी लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली वैक्सीन है। तो इंडिया में नहीं दिया जाता है एरिथ्रोमाइसिन है, सिल्वर नाइट्रेट, बट अदर कंट्रीज़ में जस्ट लाइक यूएसए में कि एज अ प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे ये दे दिया जाता है बच्चे को जन्म लेने के विदिन 1 घंटे के अंदर ही, ताकि बच्चे को कंजक्टिवाइटिस ना हो पाए। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज पोजीशन, और इसका इस्तेमाल मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चेक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वेजाइनल और पेरिनियल तो होगी, साथ में एनल केयर के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। तो लिथोटॉमी किस सर्जरी या ऑपरेशन के लिए यूज़ होगी? सभी के लिए, वेजाइनल, पेरिनियम, या फिर हम ये कह सकते हैं सर्वाइकल, या फिर डिलीवरी के लिए। तो इन सभी के लिए कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होगी? तो वो होगी लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट वन, बर्थ वेट यूजुअली गेट्स डबल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे का वजन डबल किस उम्र में हो जाएगा? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में। तो यदि बच्चे का वजन है जो जन्म के समय 2.5 kg है तो वो वजन डबल हो जाता है जनरली 5 से 6 महीने की उम्र में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? 5 to 6 मंथ में। और यदि ट्रिपल की बात करें हम, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल की बात करें हम, तो वो हो जाता है कितने में? 12 मंथ में। डबल मतलब 6 महीने में, ट्रिपल 1 साल में। नेक्स्ट वन, बेबीज यूजुअली अचीव नेक होल्डिंग एट द एज ऑफ। बच्चे अपनी नेक होल्ड करना किस उम्र में स्टार्ट कर देते हैं? 2 महीने में, 3 में, 5 में या 6 में। 6 मंथ की एज में बच्चे हैं जो बैठना स्टार्ट कर देते हैं विद सपोर्ट के। लेकिन यहाँ पर नेक होल्डिंग की बात की जा रही है तो बच्चे जनरली नेक होल्ड स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में। कितने में? 3 मंथ की एज में। बिफोर दैट आप ट्राई भी ना करें, बच्चे की जो नेक के यहाँ पर जो भी मसल्स वगैरह है वो भी वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI was developed jointly the WHO and UNICEF and launched in the year। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या है? BFHI इनिशिएटिव लिया गया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और WHO का जेनेवा में है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो BFHI के तहत यहाँ पर BFHI को लॉन्च कब किया गया था? तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कब? 1991 में, 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और इसके हिसाब से क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के 10 है जो मेन स्टेप रखे गए थे। क्या है? 10 मेन स्टेप रखे गए थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को लेके।
कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी रिटर्न में होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ को भी ट्रेंड होना चाहिए। माँ को है डमी पर प्रोसीजर करके दिखाना कि कैसे बच्चे को फीड कराएं। विद इन 1 आवर के अंदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाना है। प्रैक्टिस रूमिंग कराना है 24 आवर डे के लिए, मतलब माँ बच्चे को 24 घंटे एक ही रूम में रखना है। तो यहाँ पर ये सभी किसके पॉइंट्स थे, ये थे BFHI के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के, जिसमें कोई भी पेसिफायर यूज़ नहीं करना है, ना आर्टिफिशियल कुछ टेस्ट बच्चे को कराना है, और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। सभी चीज़ें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की किस पर बेस्ड थी, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक आपने पढ़ा है, तो अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट क्या हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक में जो आउटर जो ट्रायंगल है वो क्या बताता है, हेल्थ एजुकेशन। जो इनर ट्रायंगल है वो बताता है क्या, फैमिली प्लानिंग। टोटल यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कितने, 5। केयर एंड इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन भी है, और प्रिवेंटिव केयर। तो पांचों कंपोनेंट्स किसके हैं, अंडर 5 क्लिनिक के। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर। तो ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है, 4 मिल्क, हाइंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क, या फिर दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क ट्रांजिशनल भी होता है, मैच्योर भी होगा, 4 मिल्क भी होता है और हाइंड मिल्क भी होगा। और जो शुरुआती ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट होता है आफ्टर द बच्चे की डिलीवरी, वो कहलाता है क्या, कोलेस्ट्रम, जो कि शुरू के 1 या 2 दिन ही रिलीज होता है। आफ्टर दैट ये बाकी के मिल्क आपके रहेंगे ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर, 4 मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो ये सभी टाइप हो जाएंगे, क्या होंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, एंटीरियर फॉन्टेनेल गेट क्लोज्ड बाय द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बीच का डिफरेंस भी हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनेल है, ये क्लोज होते हैं लेट मतलब 1.5 साल की उम्र तक, 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक। और जो पोस्टीरियर होते हैं वो जनरली इनिशियल 6 वीक की एज में तक बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल की एज कही जाए तो 1.5 साल तक और 12 महीने से लेकर 18 महीने तक। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, हाइड्रोसेफेलस में, मरासमस, क्वासियोरकर या फिर मेनिंजाइटिस में। तो यहाँ पर इन सभी डिसीज़ के अपने अपने क्लासिकल साइन है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, CSF ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, CSF इंक्रीज होगा, बच्चे का सिर कैसा होगा, लार्ज साइज हेड होगा। और इसमें साइन देखने को मिलता है पॉट साइन। बच्चे का सिर यदि आप टच करके देखेंगे तो जैसे मटके का साउंड होता है वैसे आएगा। मरासमस मतलब बच्चा सिकुड़ा हुआ, एक तरीके से हम कहें मरासमस का मतलब क्या होगा, बच्चा बहुत ही थिन रहेगा, कोई फैट वैट कुछ भी नहीं होगा। क्वासियोरकर में बच्चा कैसा होगा, फूला हुआ टाइप रहेगा। मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो मरासमस और क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जिसको हम मेनिंग्स कहते हैं, उसमें होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। इसके साइन सिम्टम होते हैं हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड फीवर। तो यहाँ पर फ्लैग साइन देखने को मिलता है हेयर में, बच्चे के हेयर झंडे टाइप से देखने को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है फ्लैग साइन। और देखने को मिलता है किसमें, क्वासियोरकर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इन यूनिट अकरिंग विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज नोन एज। तो बच्चे में यदि जन्म लेने के विद इन 24 घंटे के अंदर यदि जॉइंटिस देखने को मिले तो वो क्या है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस कहलाएगा, यदि विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ के बच्चे में जॉइंटिस देखने को मिल जाए। विद इन 24 आवर की बात हो रही है, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बात हो रही है, मतलब क्या है, वो होगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है जनरली आफ्टर 24 घंटे के बाद। कितना, 24 घंटे के बाद। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा क्यों, क्योंकि बच्चे में यदि हो सकता है कि कुछ इंटरनल कुछ जो प्रॉब्लम्स बच्चे को रही और ऐसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बच्चे को
इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न पता करना होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं जिसके कारण जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यदि 24 घंटे के बाद तो हो रहा है मतलब ठीक है, पाम येलो देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा येलो रहेगा, लेकिन जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर ही यदि बच्चा येलो देखने लगे देन बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाएगी, जो एक क्लासिकल ट्रीटमेंट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को फोटोथेरेपी भी दी जाएगी। और यदि बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dl से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो कि 0.2 mg/dl के पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये जॉइंटिस बच्चे को 14 दिनों तक भी है, जो 14 दिनों के बाद तक भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। यदि पैथोलॉजिकल डेवलप हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल है जो अपने आप 2 वीक के अंदर है जो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज का मतलब है यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर साइनोटिक हार्ट डिसीज में 4 डिसीज इकट्ठी होती हैं एक ही डिसीज में। तो ऑप्शन है यहाँ पर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो कौन सी डिसीज़ है वो होगी आपकी क्या, टेरेटोलॉजी ऑफ, क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें हार्ट का शेप कैसा देखने को मिलता है, बूट शेप। हार्ट का शेप एक्सरे किया जाएगा तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, बूट शेप। तो यहाँ पर एक क्या होगा, साइनोटिक हार्ट डिसीज में आएगा आपका टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें टोटल 4 डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, VSD, क्या क्या, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस के अलावा एक और होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये 4 है जो डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसमें, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है, साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर ASD, PDA और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो होती है आपकी क्या, आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। क्या है, आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर इलेक्टेड इन मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में कौन से साइन है जो और ज़्यादा बड़े हुए देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में कर्निंग साइन, ब्रुजिन्स्की साइन या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो साइन देखने को मिलेंगे वो दोनों होते हैं, कर्निंग्स भी होता है, ब्रुजिन्स्की भी होगा, हेडेक भी होगा, नचल रिजिडिटी भी होगी। तो ये सब साइन किसके, मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूनेट। यदि बच्चे में न्यूनेट में यदि डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे, डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल, वल्जिंग फॉन्टेनेल, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपर कैल्सेमिया। क्या देखने को मिलेगा, यदि बच्चे को क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हुआ है न्यूनेट को। न्यूनेट मतलब 28 डेज से कम दिनों का भी बच्चा है, तो यहाँ पर उसको साइन होगा क्या, फॉन्टेनेल डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। कैसे, डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। वल्जिंग फॉन्टेनेल देखने को मिलते हैं हाइड्रोसेफेलस में। किसमें, हाइड्रोसेफेलस में, मतलब आगे की तरफ बल्ज रहेंगे, लार्ज साइज होगी हेड की, लेकिन डिप्रेस्ड रहेंगे किसमें, डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट वन, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस अकर्स इन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस कब देखने को मिलेगी, बिफोर 72 आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 72 आवर ऑफ बर्थ या फिर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ या फिर बिफोर 12 आवर ऑफ बर्थ। लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस देखने को कितने घंटे के बाद मिलेगी। यदि इनिशियल विद इन 24 आवर कहेंगे हम तो लेट नहीं होगा, अर्ली ही होगा। तो यहाँ पर यदि लेट की बात की जा रही है तो लेट में क्या होगा, लेट में होगा आपका, यदि न्यूनेटल सेप्सिस 2 ग्रुप में रहेगी। यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हुई है। देखिए, यदि न्यूनेटल सेप्सिस की हम बात करें तो एक होता है आफ्टर बर्थ के बाद देखने को मिलेगा, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरा होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में होगा क्या कि कितने घंटे के अंदर हो जाए, यदि 72 घंटे के अंदर, कितना, 72 घंटे के अंदर, कुछ केस में
7 दिनों के। लेकिन यदि 72 घंटों के बाद होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेट। क्या कहेंगे? लेट कहेंगे, यदि आफ्टर 72 आवर हो रहा है। लेकिन बिफोर 72 हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ली ऑनसेट। क्या है? अर्ली ऑनसेट सेप्सिस। लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस की, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आफ्टर 72 घंटों के अंदर यदि सेप्सिस डेवलप हो रही है तब। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ मेनली काम किसके लिए करता है? बच्चों की एजुकेशन के लिए। किसके लिए? बच्चों की एजुकेशन के लिए। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क पे है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये पिछले 75 सालों से काम कर रहा है। कितने? 75 ईयर से कंटिन्यूस है जो काम कर रहा है यूनिसेफ। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो अलग अलग कंट्रीज़ में बच्चे हैं, जैसे कहीं पे युद्ध वगैरह होता है तो उन सब के लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनिसेफ की जो यदि हम बात करें तो यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कौन रह चुकी हैं? प्रियंका चोपड़ा। क्या है? प्रियंका चोपड़ा हैं जो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं तो, जो कि 2016 से यहाँ पर यदि, क्योंकि हमारे इंडिया के रिगार्डिंग यदि आपको पूछ लें कि इंडिया की तरफ से यूनिसेफ की एम्बेसडर कौन रही हैं तो प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2016 से हैं। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर फर्स्ट। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं, ना पानी ना कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की जाती है? 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद जो फूड वगैरह स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वीनिंग। क्या कहेंगे? वीनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड। लेकिन इसके साथ भी यदि मदर की इच्छा हो, मदर चाहती है तो अपने बच्चे को 2 ईयर्स तक है जो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बट आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चा ओनली ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको वीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो सभी सिम्टम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। एनासार्का, हाइड्रोसेफेलस, प्रोटीन यूरिया या फिर हाइपर एल्बुमिनिया। हाइपर एल्बुमिनिया का मतलब एल्बुमिन लेवल का है जो ज़्यादा होना, जो कि एक प्रोटीन है। तो ये देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। प्रोटीन यूरिया भी होता है। एनासार्का देखने को भी मिलेगा। एनासार्का का मतलब होता है जिसमें एडिमा एक तरीके से क्या है, यहाँ पर आप इसको या तो स्वेलिंग कह सकते हैं या एडिमा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है क्लासिकल साइन है एडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्बुमिनिया, लेकिन हाइड्रोसेफेलस देखने को नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन कैन ड्रॉ द सर्किल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे किस उम्र में एक सर्किल बना सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में। तो इस पर तो आप इवन अपने घर के आसपास जो भी बच्चे उनसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी इस चीज़ को याद कर लें तो बेस्ट होगा। तो होता है 3 साल की उम्र में। विदाउट 3 साल के बच्चों की जो ग्रिपिंग है उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो सर्किल नहीं बना पाएंगे। होल्ड कर लेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट से आप बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सर्किल होगा वो 3 साल की उम्र में ही बना पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर टेम्पररी रिफ्लेक्सेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्सेस क्या है? टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? फिर एंड हो जाएंगे। लेकिन कौन सा नहीं होगा? ब्लिंकिंग, रूटिंग, मोरो रिफ्लेक्स या फिर डॉल्स आई रिफ्लेक्स। सभी रिफ्लेक्स समय के साथ क्या हो जाते हैं? सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग है, आँखों का ब्लिंक करना, वो इवन आपकी आँखों के सामने भी कोई कुछ लेके आ जाए तो आपकी आँखें क्या हो जाएंगी? ब्लिंक हो जाएंगी। लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करें हम, यहाँ पर ब्रेस्ट, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? ब्रेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पेशली बच्चे जब 1 मंथ और 2 मंथ के हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी आपका बच्चे की उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे का यहाँ पर क्या आता है? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स मतलब कुछ होल्ड करने की कोशिश करें। तो ये सभी रिफ्लेक्स अपने आप है जो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन ब्लिंकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज
3 C's observed in tracheoesophageal fistula include all of the following except। तो यहाँ पर ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है, 3 C's हैं। कौन सा C है जो नहीं होगा? सिरोसिस, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है, ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला के जो 3 C हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। फिस्टुला में कफिंग होगा, चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नहीं होगी वो क्या होगी? सिरोसिस। क्या होगा? सिरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या कहलाएगा? आपका आंसर होगा क्या? सिरोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया आपका जो वाइंड पाइप है, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप हो गया। यदि इन दोनों के बीच में कुछ फिस्टुला का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग, तो यहाँ पर चोकिंग भी होगा, खांसी भी आएगी, साइनोसिस भी होगा। चोक होगा तो साइनोसिस होना कॉमन सी बात है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ होगा लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्या होगा? रिकेट्स। क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स। स्कर्वी होता है सी की कमी से। पेलाग्रा होता है नियासिन, किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। इसके 3D सिम्टम 4D सिम्टम्स भी होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। लास्ट इज द डेथ। नेक्स्ट वन, वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी मेनोपॉज इफ शी हैज़ एक्सपीरियंस सेसेशन ऑफ हर मेंसेस फॉर पीरियड ऑफ। यदि किसी महिला को मेनोपॉजल वुमेन कहा जाता है तो उसके पीरियड्स कितने समय से स्टॉप हैं? सजेस्ट है मतलब स्टॉप हैं, कितने टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं? 6 महीने से, 12 महीने से, 18 महीने से या फिर 24 महीने से। तो यदि किसी क्लाइंट को मेनोपॉजल वुमेन में कंसीडर किया जा रहा है आपकी, मतलब उसके पीरियड्स लास्ट 12 मंथ से नहीं आए हैं। कितना? लास्ट 1 साल से नहीं आए हैं। और मेनोपॉज के लिए उम्र होती है 50 साल से 55 साल के बीच में। किसी किसी में कुछ यदि जो हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह लेते हैं जैसे कि थायराइड वाले हो गए, उनके 50 साल के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी महिला में बात की जा रही है कि मेनोपॉजल वुमेन कंसीडर होती है वो, लेकिन जब उसके पीरियड्स लास्ट 1 ईयर से ना आए हों। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग सिटिंग द वेट ऑफ द होल बॉडी बियर्स ऑन। हमारे शरीर का पूरा भार कहाँ पे होता है? इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज पर, इलियाक क्रेस्ट, इस्चियल स्पाइन या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी हम बैठते हैं, क्या है? जब भी हम बैठते हैं ड्यूरिंग द सिटिंग तो हमारे पूरे शरीर का भार होता है। यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। पूरे शरीर का वजन की हम बात करें तो कहाँ पे होगा? ग्रीन वाले पोर्शन के यहाँ पर, इसको कहा जाता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। तो यहाँ पर हम बैठने के दौरान यदि वजन की बात करें तो पूरी बॉडी का वजन कौन बियर करेगा? इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। नेक्स्ट वन, द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स पूरी डायलेट कितने सेंटीमीटर होती है? 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 या फिर 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें तो सर्विक्स टोटल पूरा फुली डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। और ये डायलिटेशन देखने को कब मिलता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। जो लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली में तो सर्विक्स डायलेट होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके यहाँ पर क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू सर्वाइकल। सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है यहाँ पर आपका? वो कहलाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है आपकी क्या? सेकंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं बेबी एक्सपल्सन। सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज। फिर आती है आपकी थर्ड, जिसमें आपका क्या आता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटल स्टेज भी हम कहते हैं इसमें। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है। फिर होती है फोर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि प्लेसेंटा विदिन 15 से
30 मिनट 15 to 30 मिनट है जो नॉर्मल ड्यूरेशन है। यदि बाहर नहीं आता है तब इसको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच डेसिडुअल लेयर्स इन द लेटर स्टेज फॉर्म्स प्लेसेंटा। तो डेसिडुअल, आपको डेसिडुअल पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम का नाम दिया जाता है क्या? डेसिडुआ। डेसिडुअल लेयर मतलब एंडोमेट्रियल लेयर। तो एंडोमेट्रियल लेयर और डेसिडुअल लेयर का कौन सा पार्ट है जो प्लेसेंटा बनाने का काम करता है? डेसिडुआ बेसिले, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पैराइटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेसिडुआ नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और इसका जो लेयर है वो है कौन सी? डेसिडुआ बेसिलाई, जो कि क्या करती है? प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज, Which type of lochia should the nurse expect to find in a client on second day of postpartum? दूसरे दिन पोस्टपार्टम के कौन सा लोचिया है जो यहाँ पर नर्स है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं एक्सपेक्ट करेगी कि ये देखने को मिलेगा? ऑप्शन में फाउल स्मेलिंग लोचिया, लोचिया रूब्रा, लोचिया एल्वा या फिर लोचिया सरोसा। लोचिया देखने को, लोचिया का मतलब क्या है? आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो रूब्रा, अल्वा, सिरोसा। तो रूब्रा है जो इनिशियल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इनिशियल पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो इनिशियल 2 to 3 डेज तक यही होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, इसमें क्लॉट्स भी होंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका? लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर पेन ऑन पोस्टपार्टम डे 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ आफ्टर पेन। तो यहाँ पर यदि आपकी क्लाइंट क्या कह रही है? यदि आपकी क्लाइंट है जो कह रही है कि आफ्टर डिलीवरी हो गई है, क्लाइंट कंप्लेन कर रही है पोस्टपार्टम डे 2 है, मतलब डिलीवरी हो गई है पोस्टपार्टम डे है तो, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा दर्दफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? बॉटल फीडिंग, डायबिटीज़, मल्टीपल जेस्टेशन या फिर प्रीमी पैराइटी। यदि बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद का टाइम कहलाता है पोस्टपार्टम, लेकिन उसको दूसरे दिन, पोस्टपार्टम के दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है उन दर्द की, तो वो कहलाएगा मल्टीपल जेस्टेशन। हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि एक और बच्चा है जो गर्भ में हो, एक और फीटस अंदर हो, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों, क्योंकि ना तो यहाँ डायबिटीज़ के कारण होंगे, ना बॉटल फीडिंग, ना प्रीमी पैराइटी के कारण। यहाँ पर यदि ऑप्शन की बात करें तो मल्टीपल जेस्टेशन यहाँ पे है जो आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO द वेट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न वुड बी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्दी न्यूबॉर्न का वजन कितना होना चाहिए? 3 kg, 2.5 kg, 2 kg या फिर 4 kg? कितना वजन होना चाहिए एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का? तो एज़ पर WHO के इंडियन बेबीज़ और सभी बेबीज़ का वजन 2.5 kg तक है जो होना चाहिए। यदि इससे कम होते हैं, बिलो जाते हैं बच्चे, तब वो क्या कहलाते हैं? LBW, लो बर्थ वेट बेबीज़। नेक्स्ट इज आइडल टाइम फॉर कॉपर्टी इंसर्शन इज। तो यदि कॉपर्टी इंसर्ट करने का एक आइडियल टाइम पूछा जाता है तो क्या होगा? 2 to 3 डेज फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 2 to 3 days प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर एक आइडल टाइम कॉपर्टी के लिए होता है ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड। क्या है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि इस दौरान है जो यूट्रस है आपकी क्या होती है? इस दौरान यूट्रस आपकी एज हम ये कह सकते हैं कि डायलिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 2 से 3 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन में करवाना सबसे बेस्ट टाइम है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ओरल पिल ऑफ गवर्नमेंट सप्लाई। तो भारत में अलग अलग हॉस्पिटल में जो पिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, तो वो कौन सी हैं? माला डी, माला एन, प्रोजेस्टोन ओनली पिल या फिर पोस्ट कॉइटल पिल। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पिल सप्लाई की जाती है होती है माला एन। कौन सी? माला एन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। माला डी भी है, लेकिन इनको है जो 5-10 रुपये में बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन माला एन क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जाने वाली ओरल पिल्स। यदि हम यही पिल्स बात करें, माँ यदि फीड कराती है तब बच्चे को, यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, मतलब यहाँ पर क्या है? लैक्टेटिंग मदर में यदि पिल की बात की जाए तो वो ओनली यूज़ कर सकती हैं क्या? मिनी पिल्स।
क्या है, मिनी पिल्स। नेक्स्ट वन, द नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ स्टिल बॉर्न इन्फेंट्स। द नर्स इज अवेयर दैट अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही है स्टिल बॉर्न इन्फेंट की, स्टिल बॉर्न इन्फेंट का मतलब है कि बच्चा क्या हुआ है, यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो गई, क्या है, डेड है, जो फीटस रहा है। डेड फीटस का मतलब होता है स्टिल बॉर्न इन्फेंट, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। यदि हिस्ट्री रही है आपकी क्लाइंट की, तो एज अ नर्स जब आप अपने पेशेंट का एनएसटी करते हैं तो किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी, मेजर द फीटल एक्टिविटी, शो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटल हार्ट या मेजर द वेलबींग ऑफ फीटस। तो यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही स्टिल बर्थ इन्फेंट की, तो ऐसे केस में बच्चा जो अभी रिसेंट में आप बच्चे के लिए एनएसटी कर रहे हैं अपनी क्लाइंट का, आपको अवेयर रहना है कि बच्चे की जो फीटल एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं। इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियसली यदि हिस्ट्री इस तरीके से रहती है, इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, आप अपने क्लाइंट की केयर करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है असेसमेंट में, हिस्ट्री कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों तरीके के डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर रीज़न यही है कि प्रीवियस बच्चे डेथ हो गए हैं, स्टिल बर्थ पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फीटल एक्टिविटी है जो चेक करनी है। नेक्स्ट वन, प्रोसीडेंसिया मीन्स, प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है, फिस्टुला, यूट्राइन प्रोलैप्स, पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स। प्रोसीडेंसिया नाम यहाँ पे आपको सुना सुना लग रहा होगा, एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया था जो रिसेंट में ESIC का UPSC के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये कहलाता है यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में यूट्राइन है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में आपके जो पेल्विक ऑर्गन है वो सभी मतलब बाहर आ जाए फुली, विथ यूट्रस, पूरा फुल यूट्रस है जो बाहर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसीडेंसिया। क्या होगा, प्रोसीडेंसिया। इसकी डिग्री होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट होती है क्या, प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परनीसियस वॉमिटिंग। कौन सा हार्मोन है जो परनीसियस वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, HCG, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर FSH। तो यहाँ पर परनीसियस के साथ साथ यदि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी आप कह सकते हैं, या फिर जेस्टेशनल वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि आफ्टर 4 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद है जो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है इसका लेवल, और वॉमिटिंग आना स्टॉप हो जाती है। और इस दौरान जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं हम, क्या नाम है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग की, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, पायरिडॉक्सिन, एक विटामिन का नाम है, आपको पता होना चाहिए, पायरिडॉक्सिन दिया जाता है। ओंडम वगैरह डॉक्टर बहुत रेयर केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। और HCG हार्मोन है, क्या है यहाँ पर, HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिंक टू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज करती हैं। नेक्स्ट वन, A mother at 18 weeks gestation came to the hospital with complaint of painless slight vaginal bleeding that is bright red in color and stop spontaneously. The condition is known as, यदि आपकी क्लाइंट 18 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, हॉस्पिटल आती है, उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और जो कि लाल कलर की है डार्क, लेकिन सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो ये क्या है, इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में क्या है, अबॉर्शन के रिगार्डिंग है आपको। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहते तो आप प्लेसेंटा प्रीविया भी मान सकते हैं यदि ऑप्शन में होता, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डार्क रेड कलर की हो रही है और सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो एक तरीके से उसको क्या है, डर है, तो डर हुआ मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन। बच्चा वायबल है, बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस हैं, जो फीटस से सर्वाइव हो कर सकता है,
लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गई है, तो यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन का। सेप्टिक में इन्फेक्शन होता, ब्लड आ रहा है, लेकिन दर्द भी होता, कंप्लीट में भी दर्द होता, इनवाइटेबल में भी दर्द होता, लेकिन थ्रेटेंड में पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही हो, वो सडनली स्टॉप भी हो गई है। नेक्स्ट वन, वैसेक्टोमी इज अ प्रोसीजर डन ऑन अ मेल फॉर स्टरलाइजेशन। तो वैसेक्टोमी प्रोसीजर मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस या फिर वास डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो ऑर्गन, वैसेक्टोमी का मतलब होता है परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट फैमिली प्लानिंग, मेल में यहाँ पे की जाएगी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। और हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ट्यूबेक्टोमी ही परमानेंट स्टरलाइजेशन में यूज़ की जाती है। कोई भी मेल पर्सन है जो वैसेक्टोमी नहीं करवाना चाहता है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में जो ऑर्गन इंक्लूड होता है वो क्या होता है, वास डिफरेंसेस। क्या हो गए, वास डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, when the cord is slipped down below the presenting part, it lies in front of it in the intact bag of membrane is called the। जब भी कॉर्ड स्लिप डाउन हो जाए, स्लिप डाउन होके जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ पे आ जाए, तो ये क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑकल्ट प्रोलैप्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉर्ड है जो स्लिप डाउन होकर प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर, प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाए, इसके कारण जो मेम्ब्रेन है वो भी इंटैक्ट हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, तो वो कहलाता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, कॉर्ड हो गई, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए वो ना होके, प्लेसेंटा ना होके, प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आ गया, कॉर्ड आ गई। नेक्स्ट वन, चैडविक साइन मीन्स। तो चैडविक साइन का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। और एमपी ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन में चैडविक साइन है, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उनमें उन्होंने चैडविक साइन की जगह बलोटमेंट है जो आंसर कर दिया है ऑफिशियल आंसर की में। आई होप सो कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे उनके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है। हर्पीज तो है, हर्पीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है, क्या है, इकोनोकोकस। क्या है, इकोनोकोकस। ये यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रेट बॉम्ब के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक इन्फेक्शियस डिसीज़ तो है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, और ये मेनली ह्यूमन बीइंग में होने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जनरली किस में होती है, ह्यूमन में होती है, लेकिन रेयर होती है, एनिमल्स में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल टीबी इन वुमेन इज। तो जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए कॉमन साइट है वो क्या है, जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन की बात की जा रही है। तो जेनाइटल टीबी में वुमेन में कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना। तो मोस्ट कॉमन साइट है जेनाइटल टीबी के लिए वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट वन, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू। एक क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में इतना सीधा सा तो नहीं आया था, बट आया इसी तरीके से था कि टोकोलाइटिक ड्रग का यूज़ है जो किसके लिए किया जाता है, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए हमेशा दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। इनहिबिट करने के लिए यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तब दिए जाते हैं क्या, टोकोलाइटिक्स एजेंट। क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट। सर्वाइकल डायलिटेशन और राइटनिंग के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किए जाते हैं, क्या यूज़ किए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या है, मतलब है सर्वाइकल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगी, और इसकी हेल्प से प्रीटर्म डिलीवरी को मैनेज है जो किया जा सकता है। यदि समय से पहले बच्चा पैदा होने वाला है तो उस दौरान मेडिकेशन दी जाती है ताकि कुछ दिन और मिल जाए। नेक्स्ट वन, द एक्शन ऑफ PGE2 इज। तो PGE2 का एक्शन क्या है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन का।
तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलेटेशन, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या फिर नन ऑफ द अबव। सर्विक्स डायलेट होने के लिए PGE2 है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज लार्ज स्केल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए? बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज या फिर फिल्ट्रेशन। इसके स्टेप आपको मैंने कई बार बताए हैं। वाटर को प्यूरिफाई आप कब करेंगे? तब आपके पास पानी होगा। पानी कहाँ होगा? जब आप उस पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतने पानी को बॉईल तो कर नहीं सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टोरेज। क्या होगा? स्टोरेज। जैसे आपके यहाँ घर पे पानी की टंकी होगी या फिल्टर होगा, उसमें पानी स्टोर होगा, तभी आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। लेट्स इट, तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्टोरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जेनेवा में कहाँ किसका है? WHO का। किसका? WHO का। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? रोम में। नेक्स्ट वन फर्स्ट रेफरल यूनिट इज। फर्स्ट रेफरल यूनिट और FRU कौन है? CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमेशा फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट वन द मेन फोकस फॉर ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट इज। तो यदि आप होम विजिट करते हैं तो आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए? डेमोग्राफी सर्वे पर, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज या फिर चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेज। तो यदि आप होम विजिट पर जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होम एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करना। उसी से पता चलेगा कि लोग एक छोटे घर में कितने लोग रह रहे हैं। ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो बीमारी होने का रिस्क भी होगा, घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी इस विजिट में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट है एड्स इज़ा। तो एड्स क्या है? सबको पता है। एड्स क्या है? वायरल डिसीज़। HIV नाम के वायरस से होने वाली डिसीज़ है। HIV का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? DNA, RNA, mRNA या फिर रेट्रोब्रेडा फैमिली से। तो यहाँ पर एक कौन सा वायरस है? रेट्रोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस। नेक्स्ट वन न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यदि न्यूट्रिशनल आप जो अपना खाना पीना खाते हैं उसमें चेंज करें, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वॉक करें, घूमें फिरें, तो ये सब किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए सभी टाइप के प्रिवेंशन बताए गए हैं। प्राइमरी मतलब आपको डिसीज़ नहीं हुई है लेकिन उसके पहले ही आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, खान पान बदल लेते हैं, वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा तेल का नहीं खाते पीते, फैटी आइटम नहीं खाते, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड शुगर हाई होना, BP बढ़ना, तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी में। यदि हाँ आपको बीमारी हो गई है, आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं, तब आता आपका सेकेंडरी में। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा मैटरनल डेथ का रीजन क्या है? अनसेफ अबॉर्शन, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो भारत में यदि हम बात करें तो मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब मैटरनल डेथ का मेन रीज़न होता है हेमरेज। और हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ब्लीडिंग या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकती है, आफ्टर द डिलीवरी। कॉमनली जो मेन रीजन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो यहाँ पर पूरा एक कंबाइंड करके क्या कहा जाता है? हेमरेज। अब ये हेमरेज कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 6 वीक तक कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस एग्जाम्पल इज। तो सेकेंड जनरेशन IUD कौन सी है? लिपेज लूप, कॉपर-T 380A, प्रोजेस्टासाइट या फिर LNG-20 और मेरेना। तो जितनी भी हार्मोनल होती हैं वो थर्ड में आ जाती हैं। फर्स्ट में आपकी नॉन हार्मोनल रहती हैं जिसमें लिपेज लूप आता है। सेकंड में आपका क्या आएगा? सेकंड में आपका कॉपर-T 380A आ जाएगा। सेकंड में क्या होगा? कॉपर-T 380A जो कि 10 साल तक के लिए लगवाई जा सकती है। इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? 10 ईयर। यदि इसके पहले रिमूव करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिसीज सर्वेलेंस एफर्ट्स। तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी डिसीज़ की सर्वेलेंस के ऊपर काम करेगा? यूनिसेफ,
नासा, WHO, यूनेस्को। तो यूनेस्को तो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है, WHO ये काम करता है, कौन करेगा? WHO करेगा। नासा जो चीज़ें स्पेस में हो रही हैं उसको लेके काम करेगा। नेक्स्ट वन,